सभी को राम राम। आज हम लोग बात करेंगे इस धरती की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका अपने बचपन का पूरा टाइम जो है नाना साहब के साथ और तात्या टोपे के साथ बिताई थी। और बाद में जब वो थोड़ा सा यौवन अवस्था में जैसे प्रारंभ की, तभी उनकी शादी आपके झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। गंगाधर राव से शादी के कुछ ही दिन अभी बीते थे कि अभी ये जो यौवन अवस्था में रानी की तेज और इसकी आभा से जिससे पूरी झांसी चमकती थी, इनको अपने पति का सहारा छूट गया और उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। इस दुनिया में जब इनके पति नहीं रहे, अभी इनको कोई पुत्र भी प्राप्त नहीं हुआ था, तो अब रानी को दिक्कत ये हो रही थी कि उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नामक पॉलिसी निकाल रखी थी, जिसके अनुसार अगर किसी देसी रियासत के कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो ऐसे राजा के क्षेत्र को तुम्हारे ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। रानी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थी और इसलिए रानी को लगता था कि हम किसी तरीके से अपने राज्य को बनाए रखें। इसलिए रानी जी ने अपना एक दत्तक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव के दत्तक पुत्र को गोद लेने के लिए पूरी प्रोसेस इस तरीके से की गई थी, इस तरीके से अंग्रेजों के विधि विधान द्वारा उसको सूचित कराया गया था कि हाँ ये झांसी का लड़का है। फिर भी 1853 में रानी जी को अपने जो हूबहू झांसी का बंगला था, जो बहुत उनके शान शौकत का प्रतीक था, उसको छोड़ना पड़ा और 3 मंजिल की एक साधारण सी बिल्डिंग में उनको शरण लेनी पड़ी। ये बात मैं करता हूँ रानी लक्ष्मीबाई को अगर सबसे पहले किसी ने देखा था तो तुम्हारे कैप्टन रॉड्रिग ने देखा था। कैप्टन रॉड्रिग ने सर्वप्रथम रानी जी को देखा था युद्ध भूमि में, जब वो तुम्हारी रानी जी क्या कर रही थी, दोनों हाथों में उनके तलवार थी और उनका जो घोड़े का लगाम था वो उनके दांतों की तरह दबा कर रखा था और दोनों हाथों से वो लड़ती जा रही थी और साथ साथ में वो पूरे अपनी बटालियन का साहस और उनकी गंभीरता और उनका वैभव, उनका पराक्रमता को लगातार उत्साहित कर रही थी। रॉड्रिक कहता है कि रानी जी के चेहरे पर उस तरीके की भावभंगिमा थी, वो भावभंगिमा उसने कभी जीवन में देखी ही नहीं थी। रानी जी लगातार अपनी एकमात्र ऐसी महिला जो सब में महान पुरुष की किरदार निभा रही थी और अपने सभी सेना के जो एक एक योद्धा थे उनको हतोत्साहित ना हो इसलिए वो लगातार प्रोत्साहन दे रही थी। अच्छा, इनके चेहरे की बात की जाए तो इसके पहले भी इनके चेहरे को किसी ने देखा था, लेकिन वो रणभूमि में नहीं देखा था। वो कहाँ देखा था, तो वो जॉन लैंग थे। जॉन लैंग एक वकील थे जिनको रानी जी ने हायर किया था, ये ऑस्ट्रेलिया के थे और इन्होंने जल्द ही अभी ब्रिटिशर्स से अंग्रेजों से केस जीता था। तो इन्होंने सोचा कि इस जॉन लैंग को हम हायर करते हैं और इस पर पूरा मुकदमा करेंगे, जिससे हम दामोदर राव को क्या करा पाएंगे, झांसी का उत्तराधिकारी बना लेंगे और हमारी पूरी की पूरी विरासत जो है वो बची रहेगी। तो जॉन लैंग क्या हुआ कि कई तरीके से उनको लाया गया, पालकी में बैठाकर 50 घोड़े सवार पे लेकर आया गया। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि रानी जो झांसी की रानी थी वो पर्दे के पीछे बैठी थी। इसी बीच में क्या हुआ, दामोदर राव जो उनका दत्तक पुत्र था उसने तुरंत जो पर्दा था उसको पकड़ के हटा दिया। तो रानी जी एकदम साफ उसके सामने जो है दिख गई। तो जॉन लैंग कहता है कि रानी जो है उनकी आभा और जो उनकी चेहरे की बनावट थी वो इतना ईश्वरीय थी, इतना प्रतिभा थी और उसमें इतनी दीप्त थी कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये रानी कितना प्रभावान है। और रानी का जो चेहरा था वो पूरा का पूरा गोल था और रानी पूरा 100% गोरी नहीं थी, हल्की सी सांवली कलर की थी। और कह रहा था कि रानी जी के पास जो रानी ने साड़ी पहन रखी थी वो पूरा वाइट कलर की साड़ी थी क्योंकि उनके पति जी नहीं थे। और रानी जी ने कहीं कोई भी श्रृंगार न कर रखा था, सिर्फ कान में 2 सोने की छोटी छोटी बालियाँ थीं। अब हम आ जाते हैं युद्ध भूमि में। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे कैप्टन रॉड्रिग ने कहा कि रानी लगातार युद्ध भूमि में लड़ रही थी और लड़ते लड़ते वो सबका प्रोत्साहन बढ़ा रही थी। इसी बीच में क्या होता है कि जो हुरोज था उसने एक ऊंट की बटालियन जो रिजर्व में रखा था वो ऊंट की बटालियन उतार देता है। जब ऊंट की बटालियन जैसे उतरता है तो अंग्रेजों की सेना जो थोड़ी थोड़ी हार रही थी अब उसके अंदर फिर से जान आ जाती है और रानी की जो सेना थी इसमें लगातार संख्या की क्षय होने लगी। कोई भगा नहीं, पर अब लगातार संख्या इनकी घटने लगी और अंग्रेजों के उत्साह प्रबल होने लगी। तो रानी को लगा कि अब कुछ गड़बड़ होगा, तो रानी ने सभी से कहा कि मेरे पीछे आओ। तो रॉड्रिग ने कहा कि दैट्स इज रानी, कैच हर। तो रानी चली, उनके पीछे अंग्रेज चले और रानी के पास थोड़ी दूर चलने पर एक क्या आया, झरना आया। झरने के पास क्या हुआ कि उन्होंने अपने घोड़े को बड़ी तेजी से एड़ लगाया कि झरना अगर हम पार हो जाएंगे तो उस पार निकल जाएंगे, फिर हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा।
पर घोड़ा भी पूरा थका हुआ था। इन्होंने एड़ लगाया और घोड़ा एकदम झरने के पास आके बड़ी तेजी से रुक गया। रानी जी लगभग गिरते गिरते घोड़े की गर्दन पर आ गई। फिर उन्होंने दोबारा भी एड़ लगाया, पर घोड़े ने बिल्कुल चलने से ना कर दिया। इसी बीच में किसी ने रानी को लगा जैसे उनके दाएं सीने पर किसी ने कोई चोट मारी हो, और रानी ने देखा तो जो बंदूक होती थी उसमें जो उस समय कृपाण लगते थे, जो तलवार की धोख होती थी, किसी ने रानी के पीछे से सीने पे मार दिया था। चोट इतनी गहरी नहीं थी पर उससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो रानी जी ने अपने दाएं हाथ से उसका बहुत तेजी से पूरे प्रहार किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच में क्या होता है कि रानी कई लोगों से घिर जाती हैं, और रानी का घिरने के साथ ही लगा तो बड़ी वीरता के साथ लड़ रही थी। तभी पीछे से किसी एक जो अंग्रेज था उसकी तलवार बड़ी तेजी से रानी के सिर पर पड़ती है, और सिर पे पड़ते ही क्या होता है, रानी का सर लगभग लगभग फट जाता है और रानी लगभग एक आंख से अंधी हो जाती हैं। और इसी के साथ वो क्या होता है, घोड़े से नीचे गिर जाती हैं। अब जब रानी घोड़े से गिर जाती हैं तो रानी के जो सैनिक थे उसी में से एक सैनिक रानी को हाथों में लेकर थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है। रानी अभी जीवित थी और बाहर एक थोड़ी सी दूर पर एक मंदिर था, और मंदिर के पास रानी जी के पास लेकर पहुंचता है। मंदिर में जो पुजारी जी थे वो गंगा जल रानी जी के मुंह में डालते हैं, और रानी जी जो है वो लगभग लगभग अब अचेतन अवस्था में जा रही थी। और इसी बीच उन लोगों को लगा कि अब हम सारे लोगों को मार दिए। तभी एक लोगों ने कहा नहीं, वो लोग मंदिर की तरफ गए हैं। रानी लगभग लगभग बेसुध हो रही थी, तब तक उनको अचानक से होश आया, और होश आते ही उन्होंने कहा कि दामोदर को देखना, दामोदर को अंग्रेजों से सुरक्षित जगह पर रखना। और उसके साथ उन्होंने अपने गले से अपनी जो माला पहन रखी थी एक 20 कीमती, उस माले को उतारने के लिए प्रयास किया, और लगभग लगभग उतार भी नहीं पाई, तब तक वो बेहोश हो गई। तभी 2 सेकंड बाद अचानक से जैसे वो पूरी ऊर्जा के साथ आई, और उन्होंने कहा मेरे शरीर को इनको मत लगने देना, मेरी शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं आनी चाहिए। और ये कहते ही उनकी गर्दन झूल गई, और रानी जी के ये आखिरी सुर थे, और इसी के रात रानी जी ने इस धरती से अलविदा ले लिया। अब सारे लोग जो थे वहाँ थोड़ी मोड़ी जो लकड़ी पड़ी थी, सारे लोग जल्दी जल्दी से लकड़ी इकट्ठा किए और रानी जी को वहीं जलाना स्टार्ट कर दिया। रानी जी को जब जलाना स्टार्ट कर दिया, इसी बीच अंग्रेजों की पूरी पूरी बटालियन मंदिर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। और मंदिर जब चारों तरफ से घिर गए थे तो बाहर से तो बहुत सारी बंदूकें चल रही थी, पर अंदर से सिर्फ 2 बंदूक चल रही थी। फिर 2 के बाद धीरे धीरे 1 बंदूक हुई, और 1 बंदूक के बाद वो भी शांत हो गई। जब सारे अंग्रेज अंदर एंटर किए तो देखिए वहाँ कोई भी नहीं था, चारों तरफ शांति थी। पुजारी भी मारे गए थे, सब मारे गए थे। उन्होंने बड़ी उत्साह भरी, उमंग भरी, खूजती हुई आंखों से चारों तरफ जब नज़र डाला तो देखा एक जगह आग जल रही थी। उन्होंने अपने बूट से उस आग को बुझाने की कोशिश की तो उसमें देखा किसी मानवीय अवशेष जल रहा है, जिसकी हड्डियाँ लगभग लगभग जल चुकी थी। तब उसे पता चला ये हड्डियाँ किसी और की नहीं, ये हड्डियाँ इस धरती की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की है। चलो फिर मिलते हैं सबको। जय श्री राम।